तो सर्कुलर परमुटेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मतलब सर्कल के ऊपर अरेंजमेंट जब हम करेंगे तो सर्कल ये है कि नहीं, ये सर्कल है, तो सर्कल और बाकी में क्या अंतर होता है, पहले इतना क्लियर है क्या सभी को कि एक्चुअली सर्कल और लाइन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल। एक मान लीजिए लाइन में है, ऐसे समझिए एक लाइन है, लाइन में लोगों को बिठाना और सर्कल में बिठाने में क्या अंतर हो सकता है, कॉमन सेंस कुछ काम कर रहा है सभी लोग का। जैसे मान ले सपोज दैट सर्कल में कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, रेफरेंस कुछ होता है, सारे के सारे डायरेक्शन सिमेट्रिक है यहाँ पे, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। लेकिन हम जब लाइन में बिठा दे तो ऑलरेडी लेफ्ट राइट डिफाइन होता है, इसको हम लेफ्ट बोल देंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे किसी के रेस्पेक्ट में आगे ना तो पीछे डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट इसमें फिक्स नहीं है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। देयर इज नो डिफरेंस पॉइंट ऑन ए सर्कल बट ऑन ए लाइन देयर ऑलरेडी एग्जिस्ट द रेफरेंस पॉइंट। लेफ्ट राइट के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं ना, कोई आदमी अगर बैठा है यहाँ पे बैठा है तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट इस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, जैसे 3 लोग बैठे हैं तो बोल सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब लेफ्ट से फर्स्ट, लेफ्ट से सेकंड, लेफ्ट से थर्ड, ऐसे करके राइट के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर। लेकिन यहाँ पे अगर 3 लोग बैठा है तो बड़ा मुश्किल होगा डिफाइन करना। समझ में आ रहा है कैसे हम डिफाइन करें, क्या बोलेंगे इसको, अप डाउन बोल नहीं सकते, इसी को घुमा देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट ऑन सर्कल बट ऑन ए लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट ए रेफरेंस पॉइंट। तो देखते हैं सर्कल में अरेंज करके चीज़ों का कि क्या अंतर होता है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये हम बना लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है। अब दूसरा हम अरेंजमेंट करते हैं ऐसे करके, जहाँ पे रखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर यहाँ रखते हैं 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, फिर अगर यहाँ पे रखते हैं ऐसे ही करके 1 2 3 एंड 4, फिर अगर उसी पोजीशन पे अगर जाए 1 2 3 4, क्या ये वाला जो पार्ट है रिपीट होने लग गया? पहले वाले से रिपीट होने लग गया ना ये? अरे दिख रहा है कि नहीं, ये और ये सेम है, गेटिंग रिपीटेड। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो बाकी पोजीशन भी आया है गेटिंग रिपीटेड, ये जो बाकी 4 हमने एक अरेंजमेंट किया, जैसे मान लेते हैं हम एक लाइन का अरेंजमेंट था, पहले हम ऐसे समझाते हैं चीज़ों को, समझिए 1 था, लाइन में लोग बैठे थे 1 2 3 4, लाइन में ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है। तो इस लाइन पे जो लोग बैठा हुआ था, एक अरेंजमेंट हमने उठाया और सर्कल पे डाल दिया 1 2 3 4, ऐसे ही यहाँ पे भी देखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ये सब जितने भी 4 केसेज हैं, ये सब जितने भी 4 केसेज, ये वाला फिर ये वाला और ये सब जितने भी 4 केसेज हैं, ये सारे के सारे केसेस डिफरेंट है कि एक ही जैसा है, सेम है, पहले हमें समझाइए। दिस ऑल 4 केसेस आर सेम एक्चुअली में, ध्यान दीजिए तो समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन चेंज ही नहीं है। 1 के आगे 2 है और 1 के पीछे इसमें भी 4 है, इसमें भी वही बात होगा, 1 के आगे 2 1 के पीछे 4, 1 के आगे 2 1 के पीछे 4, 1 के आगे 2 और पीछे क्या है 4 है। तो वही चीज़ है, 1 के आगे 2 एंड पीछे 4 है, मतलब इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो मतलब फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट देयर इज़ नो चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन। तो ये सब सारे के सारे केसेस सेम है। लेकिन अगर हम मान लीजिए लाइन बनाना होता है इसी को, तो हम काट देते हैं, यहीं से मान लीजिए काट के बिछा देते हैं कि इसको हम ऐसा किए कि यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए और काट देंगे जैसे ही तो, और खोल देंगे तो एक लाइन में बिछ जाएंगे सारे के सारे। और यहाँ पे भी जैसे मान लीजिए कट मार दिए तो एक फिर से लाइन बन जाएगा। लेकिन लाइन में वही चीज़ जब डालेंगे तो अलग अलग आएगा, सारे के सारे केस आएंगे कि नहीं आएंगे। फील करिए इसको, अगर हम यहाँ से काट के अगर लाइन को इसको स्ट्रेच कर दिए रस्सी को, तो 1 2 3 4 ऑर्डर दिखाई देगा, यहाँ पे 4 1 2 3 दिखाई देगा, यहाँ तो अगले वाले में दिखाई क्या देगा 3 4 1 2 दिखाई देगा, नेक्स्ट वाले में 2 3 4 1 दिखाई देगा। तो यही चीज़ है, इसका मतलब लाइन का प्रत्येक केस सर्कल में 4 बार अरेंज होगा। समझ में आ रहा है? all the cases will get arranged by 4 times। तो सबसे पहले अगर हमें सर्कल में, जैसे अगर मान लीजिए लाइन में अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता तो लाइन में अरेंजमेंट कितना होता बताइए? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स
का लाइन में अरेंजमेंट कितना होता है, लाइन लीनियर अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट कितना होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लीनियर अरेंजमेंट सर ये n फैक्टोरियल हो जाता है कि नहीं। तो यही चीज़ है। अब यहीं पे अगर सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे तो समझने की बात है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में हर केस सर 4 बार रिपीट हो रहा है, मतलब किसी एक पॉइंट को अगर फिक्स करके उसको उससे रिलेटेड जितने भी केस बनाए तो मतलब टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो n पॉइंट्स फिक्स कर सकते थे, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। इसमें भी दो बातें होंगी। तो ये जो n-1 फैक्टोरियल है ये तब आंसर आएगा जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट है, ये डिफरेंट कंसीडर किए जाते हैं। समझ में आ रहा है। और यही चीज़ आंसर और इसका आधा हो जाएगा जब ये n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये तब होगा जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर कंसिडर्ड सेम। ये क्या है सर, ये क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है, समझिए ये क्या है, मैं बता रहा हूँ अभी। मतलब जब सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं तो जैसे 4 ऑब्जेक्ट ही था, तो 4 ऑब्जेक्ट था तो सर एक अरेंजमेंट 1 2 3 4 हो गया। तो एक अरेंजमेंट ये भी होगा, उसका भाई एक इसमें ज़रूर मौजूद होगा 1 2 3 एंड 4। तो अगर ये सेंस मानते हैं हम क्लॉकवाइज सेंस है तो ये सेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है ना ये। इफ़ दिस इज क्लॉकवाइज सेंस देन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो 4 ऑब्जेक्ट का सर्कुलर अरेंजमेंट कितना होगा, सर्कुलर अरेंजमेंट 4 ऑब्जेक्ट का हो जाएगा सर, दिस इज अभी हमने देखा कि 3 फैक्टोरियल होगा n-1 फैक्टोरियल से, तो इसका वैल्यू 6 आएगा। तो ये जो 6 केसेस बनेंगे उसमें से 3 क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये बातें हजम हो रही है पहले सभी लोग को, पहले हम ये बताइए। अगर सबका एक एक भाई मतलब वहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस। जब ये 6 केस आप बनाओगे तो समझ में आएगा, 6 केस बना के भी देख सकते हो, उससे ज़्यादा फीलिंग आएगा और समझ में भी आएगी कि चीज़ें हाँ सर ये ऐसा हो रहा है, एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि नहीं। इस तरीके से अगर आप 6 केस इसके लिए बनाओगे तो हर केस का अगर एक क्लॉकवाइज सेंस है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस भी ज़रूर मौजूद होगा। तो कहाँ पे सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम कंसीडर करना है और कहाँ पे डिफरेंट कंसीडर करना है। जैसे माला बनाते हैं, माला गार्लैंडिंग, गार्लैंड्स कभी माला वाला बनाए कि नहीं आप लोग, पहले ये बताइए, बनाए हैं कभी जीवन में आज तक। इस तरीके से फूल लगा के नहीं माला बनाते हैं, ऐसे बड़े बड़े फूल है माल लेते हैं, कुछ फूल लगा दिए, अलग अलग टाइप के फूल है, फूल नंबर 1, फूल नंबर 2, फूल नंबर 3, ये 4 और ये ऐसे करके 5 है और ये ऐसे करके 6 है और ऐसे करके 7 है। तो अलग अलग 7 कलर का फूल था मान लीजिए। तो कोई कहा सर हम एक माला ऐसे तैयार कर लिए और फूल ऐसे अरेंज किया है, सबका अरेंजमेंट उसका ये है। तो कोई कहे नहीं सर एक मैं अलग माला बना के देता हूँ, अलग अरेंजमेंट करके, एक फूल यहाँ पे होगा, एक फूल यहाँ पे दूसरा, और फूल नंबर 3, फूल नंबर 4, फिर ये 5, ये 6 और ये 7 है। तो क्या ये दोनों माला सेम है कि अलग अलग है, पहले हमें बताइए। ये बेवकूफ़ बनाया है। अरे इसी को उठा के पलट दो, ऐसे हाथ में रखे हो ना, तो इस माला को अब हाथ घुमा लो, इधर कर लो, तो क्या सेम मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा। अब फील नहीं कर पा रहे क्या आप लोग का इमेजिनेशन पावर कमज़ोर है, फील कर पा रहे कि दोनों सेम है। अरे सेम है भैया, अगर हम जैसे हाथ में पकड़े हैं ना तो हम कह रहे हैं कि बस उसका आप इस ऐसे करके घुमा लो, चेंज उसका ऑर्डर ना मत चेंज करो, जैसे हम पकड़े हैं उसी हिसाब से उसका हम डायरेक्शन पलट लेते हैं हाथ में से। इधर वाला हाथ जो दाएं हाथ में पकड़े हम उसको हम बाएं हाथ में कर लेते हैं और बाएं वाले को दाएं में कर लेते हैं। तो क्या हमें सेम चीज़ दिखाई देगा, इसमें फूलों का अरेंजमेंट सेम ही दिखाई देगा। तो कहने का मतलब सेम आएगा। तो जब गार्लैंडिंग करेंगे तो वहाँ पे सेम आएगा, तो वहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस जो होगा दैट इज़ सेम आएगा। तो इस केस में कितने टाइप के हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड। तो यहाँ पे जो आंसर आप दोगे ना तो वहाँ पे आधा कर लोगे, टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट करके उसका आधा कर दोगे,
है कि नहीं। जैसे यहीं पे क्वेश्चन बन जाता अगर पूछ लेता कि हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड, हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड, कितने गार्लैंड्स बन सकते थे, बताइए आंसर क्या होगा, आप ही लोग बता दीजिए अब आंसर। सर ऐसे तो सर्कुलर अरेंजमेंट सर 6 फैक्टोरियल होता, लेकिन सर 6 फैक्टोरियल में अगर एक क्लॉकवाइज सेंस है तो उसका एंड भाई भी प्रेजेंट होगा, तो सर गार्लैंडिंग में क्या होगा, दोनों सेम ही चीज़ आएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो ये आंसर जो भी है 6 फैक्टोरियल 720 डिवाइडेड बाई 2 360 आंसर आया। 360 तरीके का माला बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 फूल के, समझ में आ रहा है, 7 डिफरेंट फ्लावर्स से। तो बाकी अदर जगह पे लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम कंसीडर करना है, जैसे माला बना रहे हैं चाहे कुछ भी माला टाइप का बना रहे हैं, जहाँ पे फील आ जाएगा खुद ही कि कहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से सेम ही आएगा कि अलग अलग आएगा, है कि नहीं। या तो क्वेश्चन में ऐसा गिवन रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही है सर्कुलर अरेंजमेंट। अब जैसे एज पर एग्जाम्पल पूछ ले कि हाउ मेनी arrangements can be made of 10 persons. फर्स्ट पार्ट इज अलोंग ए लाइन, क्या होगा आंसर, लाइन के अलोंग क्या होगा आंसर, अरे लाइन के अलोंग क्या होगा, 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यही चीज़ अगर पूछ ले कि सर हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड अलोंग ए सर्कल, क्या होगा, अलोंग सर्कल क्या होगा आंसर, जल्दी से सभी लोग आंसर दे दीजिए, क्या होगा आंसर। सर ये 9 फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं और कोई बात नहीं है, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन कोई पूछता है क्या, बहुत रेयर चांस है। अब दूसरा क्वेश्चन कि हाउ मेनी डिफरेंट गार्लैंड्स कैन बी मेड using 10 different flowers। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर इस केस में गार्लैंडिंग मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट होगा ना ये, तो सर इसमें आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 10 फैक्टोरियल 10 - 1 दैट इज, ये हो गया सर्कुलर अरेंजमेंट डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द आंसर। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है ना, कोई समस्या है। अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे है कि 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स are to be seated around a circular table, सर्कल में बैठते हैं ना, जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गया चाहे मीटिंग हो गए, सर्कुलर टेबल पे बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो सच दैट कंडीशन, ये फर्स्ट पार्ट इज नो कंडीशन, क्या होगा आंसर, कितना तरीके से अरेंजमेंट होगा इनका, बताइए कितने तरीके का अरेंजमेंट होगा अगर कोई कंडीशन नहीं होगा तो। सर 5 बॉयज है 3 गर्ल्स हैं, क्या होगा आंसर, अरे 8 - 1 7 फैक्टोरियल आएगा ना आंसर, दिस इज 7 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। अब इसमें तो कोई मज़ा नहीं है। सेकेंड पार्ट में अगर कंडीशन ये दे दे कि सच दैट नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं है। अब इसका आंसर बताइए सभी लोग। यार देखो तुम लोग से कोई उम्मीद ही करना बेवकूफ़ी है। चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं, सबसे पहले नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर का क्या मतलब है, गर्ल्स को सेपरेट करना है, तो बॉयज़ को बिठाइए पहले। 5 बॉयज़ है तो 5 बॉयज़ अगर बिठाएंगे सर्कल पे, तो बॉय 1 और बॉय 2 मान लेते हैं, इस तरीके से बैठ रहे हैं, बॉय 2 बॉय 3, दिस इज़ बॉय 4 एंड दिस इज़ बॉय 5, 5 बॉयज़ हो गए, है कि नहीं। अब 5 बॉयज़ का सर्कुलर अरेंजमेंट कितना तरीके से होगा, सर्कुलर अरेंजमेंट, सर 5 बॉय का सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल से, समझ में आ रहा है। अब 4 फैक्टोरियल से जब इनका सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाएगा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात अभी डिस्कस होगी, तो हाउ मेनी गैप्स आर क्रिएटेड,
सर्कल में ज़्यादा गैप नहीं बनता, जैसे लाइन में अगर यही 5 लोग बैठते तो 6 गैप बन जाता। यहाँ पे सर 1 2 3 4 और 5 ही गैप बनेगा एक्चुअली में, ओनली 5 गैप्स विल बी देयर। तो सिर्फ 5 गैप अगर होगा तो 5 गैप में से अब कितना गैप का सिलेक्शन चाहिए, हाउ मेनी गैप्स आर रिक्वायर्ड फॉर द गर्ल्स टू बी सीटेड। गैप में डालना है ना, तभी तो नो 2 गर्ल्स टुगेदर हो पाएंगे। तो गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स 3 गर्ल्स था ना, तो सर इसका मतलब 5 में से 3 गैप का सिलेक्शन कर लिया, कोई भी 3 गैप, 1 2 और ये 3। अब बताइए जब गर्ल्स का 3 गर्ल्स का अरेंजमेंट सर्कल में होगा कि लाइन की तरह होगा। अब ये 3 प्लेस पे 3 गर्ल्स का अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट होगा कि जस्ट विल बी एज लाइक लाइन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है हम क्या पूछ रहे हैं? लाइन की तरह होगा। कारण यह है कि अब रेफरेंस पॉइंट डिफाइन हो चुका है। नाउ दिस पोजीशन इज डिफाइंड, दिस पोजीशन इज आल्सो डिफाइंड एंड दिस इज आल्सो डिफाइंड। इस पोजीशन का बाकायदा नाम है कि ये जो पोजीशन है ये y1 और y2 के बीच का पोजीशन है। पहले अगर सर्कल नहीं होता तो कोई नाम नहीं होता, और ये भी सबका यूनिक नेम है। तो दिस विल बी जस्ट लाइक लाइन, लीनियर अरेंजमेंट होगा। तो 3 लोग का लाइन में अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल से हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लोग 2 बार सर्कुलर अरेंजमेंट करने का गलती करते हैं कि सर एक बार तो यहाँ कर दिया सर, 5 लोग का सर्कुलर अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, फिर यहाँ भी 2 फैक्टोरियल कर देते हो। वही गलती करते हो और वो गलती नहीं करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सर्कुलर अरेंजमेंट में यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना होगा आप लोग को, उसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, इसी में अगर पूछ ले सच दैट नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, क्या होगा अब आंसर? नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, इसका जवाब दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी करवा रखे हैं, एक सीक्वेंस में करवाया था, पिछले टर्म पे पूरा प्रॉब्लम करवाया था, टोटल सीक्वेंस चल रहा था उस प्रॉब्लम का। हाँ, टोटल माइनस व्हेन ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, और गर्ल्स आर टुगेदर, सारे टोटल माइनस और गर्ल्स आर टुगेदर। टोटल कितने केस थे सर? टोटल यहाँ पे 8 थे, तो 8 का लीनियर अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल, माइनस व्हेन ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, जब सारी लड़कियां साथ हैं तो उनको डब्बे में डाल दो भाई, एक डब्बा लो और इसमें डाल दो, ये गर्ल 1 गर्ल 2 एंड गर्ल 3, और बाकी कितने बॉय थे? 4 बॉयज़ थे सर, B1 B2 B3 एंड B4, है कि नहीं? नहीं, 4 बॉयज़ थे कि 5 थे? 5 बॉयज़ थे। तो 5 बॉयज़, ये हो गया 5 बॉयज़, 5 बॉयज़, और इसको एक यूनिट की तरह काउंट करें, एक डब्बा मतलब 1 यूनिट, तो 5 टोटल कितने हो गए? 6। तो 6 का सर्कुलर अरेंजमेंट कितना तरीके से होगा? 5 फैक्टोरियल से होगा। सर्कल में अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या यही होगा? और इस डब्बा के अंदर लड़कियां नहीं नाचेंगी भाई? G1 G2 G3 तो इंटू 3 फैक्टोरियल भी तो होगा। तो ये आंसर आ जाएगा, दिस विल बी द आंसर। समझ में आया कि नहीं? दिस इज द आंसर। तो इस टाइप का सारा वेरिएशन हम करवा रखे हैं पहले ही, तो इसमें अब ज़्यादा माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? कोई समस्या ऐसी बात नहीं है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट इतना भी अगर समझ में आ गया तो मोर देन सफिशिएंट है आप लोग के लिए इस लेवल पे। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है, इतना समझ लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक एक है, वो समझ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इसमें 2 केस में हम चीज़ें समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। इसमें 2 पार्ट में चीज़ें आएंगी। फर्स्ट, व्हेन थिंग्स आर डिफरेंट, व्हेन थिंग्स आर डिफरेंट। एनसीआर किसके लिए काम करता है? डिफरेंट के लिए या अलाइक के लिए? डिफरेंट के लिए काम करता है ना, जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन करना होता है। कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन एक ही बात होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन, बोथ आर सेम थिंग। तो जब एन ऑब्जेक्ट्स है, लेट सपोज दैट केस 1 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज केस 1। तो जब सारे के सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो टोटल x1 x2 x3
लेट सपोज दैट दीज आर द एन ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें से टोटल सिलेक्शन करना हो। फर्स्ट पार्ट टोटल सिलेक्शन, टोटल सिलेक्शन, टोटल सिलेक्शन इंक्लूडिंग वन नन और मोर, to including one none or more, including one none और more, इसका आंसर क्या होगा? टोटल सिलेक्शन समझ रहे हैं कि या तो जीरो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, या तो एक का सिलेक्शन, या तो दो, या तो तीन। तो जीरो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कितने तरीके से होगा सर? NC0 से होगा। एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन NC1, दो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन NC2, ऐसे ही सारे के सारे का सिलेक्शन कितना होगा? NCN। और इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n के इक्वल होता है। चाहे इसी ऑब्जेक्ट, ऐसे भी समझ सकते हैं इसी चीज़ को, ये 2 की पावर n कैसे आया कि सर हम ऑब्जेक्ट 1 से अगर पूछे कि तुम हमारे सिलेक्शन में आओगे कि नहीं आओगे, तो ये बोलेगा या इसके पास दो ऑप्शन होगा, नहीं हमारा मन करेगा नहीं जाएंगे, हमारा मन करेगा हम जाएंगे। तो ईच ऑब्जेक्ट विल हैव 2 ऑप्शंस टू गेट इनटू द सिलेक्शन। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसीलिए क्या हो जाएगा? इंटू 2 हो जाएगा। दीज आर द n थिंग्स, n टाइम्स, क्योंकि n ऑब्जेक्ट्स थे, तो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो 2 की पावर n। तो इसीलिए ये भी टोटल सिलेक्शन दे रहा है, बट इन ए डिफरेंट मैनर, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन टोटल सिलेक्शन इन ए डिफरेंट मैनर। तो बोथ शुड बी सेम, तो इसीलिए इसका जो वैल्यू है दिस इज इसके इक्वल आएगा, है कि नहीं? 2 की पावर n के इक्वल आएगा। इसमें कोई समस्या, आपत्ति विपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर इसी में पूछ लेता एटलीस्ट वन सिलेक्शन, एटलीस्ट वन सिलेक्शन, कम से कम एक सिलेक्शन होना ही चाहिए, कम से कम एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आई एम टेलिंग एटलीस्ट वन सिलेक्शन? इसका मतलब है सर एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, या तो आप दो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, या तीन ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, या चार ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, या n ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन NCN करिए। तो n ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कितने तरीके से होगा बताइए? अरे इसका आंसर नहीं बता पाओगे बेवकूफ़ो। 2 की पावर n माइनस 1 होगा कि नहीं? इतना क्या सोचने लगे आते हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एटलीस्ट 2 सिलेक्शन, कम से कम 2 सिलेक्शन चाहिए। तो एटलीस्ट 2 सिलेक्शन मतलब क्या? कम से कम 2 सिलेक्शन। कहाँ से प्रोसेस, कहाँ से स्टार्ट होगा? NC2 प्लस फिर NC3 अप टू कहाँ तक जाएगा? ये NCN तक जाएगा। इसका वैल्यू सर 2 की पावर n माइनस NC0 प्लस NC1 करना होगा। तो 2 की पावर n माइनस n प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? तो ये है एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन करने का ये तरीका है। कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? ऐसे ही इसका यूटिलाइजेशन बहुत है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा ढेर सारा, इसमें कोई समस्या ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट केस 2, अब दूसरा केस समझिए। इसी में केस 2 जो है, दूसरा केस मतलब व्हेन द थिंग्स आर अलाइक, व्हेन थिंग्स आर अलाइक, व्हेन थिंग्स आर अलाइक, एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं। तो एक जैसे जब ऑब्जेक्ट होंगे तो वहाँ पे NCR काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि NCR सर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए करता है। ठीक है, अब लेट सपोज दैट ऐसे ही समझ लीजिए कि 4 एप्पल है, चारों एप्पल एक जैसे दिख रहे हैं। अब एक एप्पल का सिलेक्शन करें, वो कितने तरीके से होगा? सेलेक्टिंग वन एप्पल इन हाउ मेनी वेज? एक एप्पल का 4 एप्पल में से सिलेक्शन कितने तरीके से होगा? ये चारों सेम है भैया, एक ही जैसे, एक ही तरीका होगा ना यार। कोई भी उठा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, सब सेम है, सेम है। जब दुकानदार के पास आप जाते हो, आप खटर पटर करने लगते हो कि ये नहीं, ये अच्छा दिख रहा है, वो ख़राब दिख रहा है, उठा लेते हो कुछ भी, तो नहीं कहते अरे भैया उठा लो, कोई भी ले लो, सब सेम है, एक जैसा है। तो कितने तरीके से सिलेक्शन करने का कितना तरीका होगा? एक ही तरीका होगा ना। कोई भी यहाँ पे नंबर मैटर करेगा कि कौन उठा रहे हैं, ये मैटर नहीं करेगा सब, क्योंकि सबका शकल सूरत एक ही जैसा है, कोई भी उठा लो, कोई समस्या नहीं है। 2 एप्पल का सिलेक्शन कितने तरीके से होगा? अरे वो भी एक ही तरीके से होगा, कोई भी 2 उठा लो। 3 एप्पल का सिलेक्शन, अब हमें ये थोड़े सोचना है कि कौन सा 3 एप्पल इसमें से उठेगा, ये उठेगा कि ये उठेगा कि ये, कोई भी 3 उठा लो, सब सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 उठा लो एक ही तरीका, 4 उठा लो एक ही तरीका, नहीं उठाओ उसका भी एक ही तरीका। तो जब ऑब्जेक्ट एलाइक होते हैं तो एलाइक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन में NCR काम नहीं करता। NCR कब काम करता है? व्हेन द थिंग्स आर डिफरेंट। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 4 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन है, तो उसी प्रकार से
अगर मान लेते हैं तो इसमें टोटल सिलेक्शन कितना था, इसी में 4 में कितने होते हैं बताइए, टोटल नंबर, टोटल सिलेक्शन कितना होता, या तो 0A, या तो ऐसा होता सर 1A उठाते, या तो सर 2A उठाते, या तो 3A उठाते, या तो 4 एप्पल उठाते। तो सर इसका भी एक ही तरीका होता है, इसका भी एक ही तरीका, सबका एक एक तरीका होता है। सर इसका भी एक ही तरीका होगा, इसका भी एक ही तरीका, सर इसका भी एक ही तरीका। तो टोटल सिलेक्शन कितने हो जाएंगे सर, 4 + 1 दैट इज़ 5 हो जाएंगे। समझ में आया। अब यहीं पे थ्योरम बन जाएगा कि अगर P ऑब्जेक्ट्स है, P देयर आर P ऑब्जेक्ट्स ऑफ P एलाइक ऑब्जेक्ट्स, ज़्यादा बेहतर होगा इसको ऐसे करके लिखे तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग, कि अगर हम ऐसे बोल दें कि P एलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका संख्या P है, देयर आर P एलाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट काइंड, ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट काइंड, पहले तरीके के ऑब्जेक्ट की संख्या P है। Q एलाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड काइंड, दिस इज सेकेंड काइंड, ठीक है। एंड देयर आर R एलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड काइंड, तीसरे काइंड का है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना होगा, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, यहीं पे इसका आंसर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इंक्लूडिंग 1 नन और मोर, इंक्लूडिंग 1 नन और मोर, 1 नन और मोर, क्या होगा आंसर बताइए, सभी लोग बताइए। अरे P को जब सेलेक्ट करने जाएंगे, P एक जैसे है तो क्या होगा आंसर, सर P + 1 तरीका होगा। Q के लिए क्या होगा सर, Q + 1 होगा, और R के लिए क्या होगा, R + 1 होगा। अभी फॉर्मूला देखा है कि नहीं देखा है, ऐसे समझ लो ना, P एप्पल एक जैसे है, Q ये मैंगो एक जैसे है, और R बनाना एक जैसे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एप्पल कितने तरीके से होगा, P + 1 होगा, जिसमें कि इंक्लूडिंग 1 नन और मोर है। सेकेंड में अगर इसी में एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कितने तरीके से होगा देवता लोग, बताइए आप ही लोग, कम से कम एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन। तो सर सब कुछ तो आंसर तो यही रहता, P + 1 Q + 1 एंड R + 1 ही रहता, बस -1 कर देते। -1 किस लिए कर देते, क्योंकि इसमें एक केस वो भी आएगा जब ना तो हम एप्पल सेलेक्ट किए, ना तो मैंगो, ना तो बनाना, कोई भी जब सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा हाथ खाली, हम आगे मार्केट से ऐसे ही पैसा जब मम्मी ने दिया था वैसे ही गए, वैसे आगे कुछ लेके नहीं आए, फिर घर पे आके लात पड़ी कि भाई एक नंबर का नालायक है, कुछ काम का नहीं है ये। तो उसीलिए वो एक केस माइनस है, क्योंकि एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना ही करना था। तो इस ऊपर वाले में सब कुछ इंक्लूडेड है, तो एक केस माइनस कर देंगे, व्हेन नन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सिलेक्शन, है कि नहीं। नाउ थर्ड अगर बात कर लेते हैं, थर्ड एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट ऑफ ईच काइंड, सोच के जवाब दीजिएगा, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट ऑफ ईच काइंड, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट ऑफ ईच काइंड, मतलब कम से कम एक एप्पल लेना है, कम से कम एक मैंगो लेना है, और कम से कम एक बनाना लेना है। तो बताइए अब आंसर क्या होगा, PQR हो जाएगा, बिल्कुल भाई। अब P मतलब अब 0 एप्पल का चांस ही नहीं है ना, तो एक एप्पल या तो 2 एप्पल या तो 3 एप्पल या तो सारे के सारे एप्पल, ऐसे इसीलिए बाकी के लिए भी, मैंगो के लिए भी उतना ही, बनाने के लिए भी PQR आंसर है, P × Q × R हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं, कि हम ही बकबका रहे हैं, सब पगला जाएंगे, सब क्या क्या पढ़ गए, सर इतना कुछ हो गया कैसे याद रहेगा। अबे कुछ नहीं है, दिमाग को कूल होके समझते चलिए, दोहराइए दिमाग को, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है ये, रटने वाला बिल्कुल सब्जेक्ट ही नहीं है कि रट के पास हो जाएंगे, नहीं, नथिंग। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे इस प्रकार के कि देयर आर, ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे, देयर आर, बताइए 5 एप्पल है, 5 एप्पल है, 5 बनाना है, और 4 यहाँ पे बोल देते हैं कि मैंगो है, M है मैंगो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस क्या होंगे आंसर, फर्स्ट पार्ट अभी समझिएगा। फर्स्ट पार्ट टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, फर्स्ट पार्ट
वन नन और मोर, वन नन और मोर। लेकिन इसमें और कंडीशन लगा देते हैं कि ऑल फ्रूट्स आर डिफरेंट, ऑल फ्रूट्स आर डिफरेंट। क्या होगा आंसर जब सारे के सारे फ्रूट डिफरेंट होंगे? तो क्या होगा आंसर? जब मतलब चारों एप्पल डिफरेंट है, पांचों एप्पल डिफरेंट, पांचों बनाना डिफरेंट और पांचों मैंगो डिफरेंट, तो आंसर क्या होगा? हाँ ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी जो बताया है कि सर टोटल यहाँ पे सारे फ्रूट डिफरेंट है, तो इसका मतलब सर 5 5 10 4 14 फ्रूट हो गए, 14 फ्रूट्स आर डिफरेंट, तो सर टोटल सिलेक्शन डिफरेंट वाला लगेगा जो अभी बताया है। तो सर इसमें आंसर जो हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा? 14 आंसर आएगा। सही बात है। अब इसी में अगर बात कर देते कि एटलीस्ट वन फ्रूट, अब थोड़ा सा इसमें चक्कर ये दे देता हूँ कि ऑल फ्रूट्स डिफरेंट, क्या होगा अब आंसर? बताइए सभी लोग, बताइए। ऑल फ्रूट्स आर डिफरेंट, अरे क्या होगा देवता लोग? जल्दी से जवाब दीजिए। सर हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ हवा ही नहीं लग रहा, क्या चल रहा है ज़िंदगी में ये हमारे। 2 की पावर 14 माइनस 1 हो जाएगा। नाउ थर्ड वाला पार्ट में अगर बोल दे कि वन नन और मोर, और समझ ही रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है इसमें। फ्रूट्स आर एलाइक ऑफ देयर काइंड, फ्रूट्स आर एलाइक ऑफ देयर काइंड, अपने अपने काइंड के सारे फ्रूट एक जैसे हैं, क्या होगा आंसर? अरे एलाइक वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना अब यहाँ पे, ये P है, ये Q है, ये R है, बताओ आंसर क्या आएगा? हाँ तो आंसर हो जाएगा सर ये 6 हो जाएगा, ऐसे करके लिखो भाई। तो ये 5 प्लस ऑफ 1 और फिर क्या होगा? दिस इज 5 प्लस ऑफ 1 और ये 4 प्लस ऑफ 1, यही आंसर होगा कि नहीं होगा? अब इसी में फोर्थ पार्ट अगर कर दे, एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड, एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड, वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड, और फ्रूट्स आर डिफरेंट, फ्रूट्स सारे डिफरेंट हैं। अब बताइए आंसर क्या हो? घूम गए सारे के सारे। तो 5 एप्पल है, फिर क्या है यहाँ पे? क्या था भाई? 5 बनाना और 4 मैंगो, 5 एप्पल, 5 बनाना और 4 मैंगो। तो 5 एप्पल है, सब डिफरेंट है, कम से कम एक एप्पल लेना है, तो 5C1 5C2 ऐसे चलेगा ना ये? 5C1 से 5C2 तक कहाँ तक लेना है? 5C5 तक लेना है। तो सर इसका वैल्यू कितना होता है सर? 2 की पावर 5 माइनस 1 होता है कि नहीं होता है? तो सर ऐसे ही सब में चलेगा, तो इसका आंसर 2 की पावर 5 माइनस 1, फिर अगले वाले में भी यही होगा, 2 की पावर 5 माइनस 1 और 2 की पावर 4 माइनस 1, ख़त्म कहाँ? अब इसी में अगर दे देते ऐसे कि एटलीस्ट वन फ्रूट, फ्रूट्स आर alike of their kind, फ्रूट्स आर alike of their kind, फ्रूट्स आर alike of their kind, बताइए क्या होगा आंसर? सोच के रटना नहीं है रे तोता सब। alike of their kind of 1 and this is 5 plus of 1 and this is 4 plus of 1 minus 1 कर दो, जब नन वाला केस आएगा एक ही आएगा। इसी में एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड, अब समझ गए लास्ट पार्ट क्या होने वाला है। एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड, एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड, और क्वेश्चन में कंडीशन ये है फ्रूट्स आर alike ऑफ देयर काइंड, फ्रूट्स आर alike ऑफ देयर काइंड, alike ऑफ देयर काइंड, देयर काइंड। अब बताइए आंसर क्या होगा? एलाइक वाले में यार सिलेक्शन का एनसीआर नहीं काम करता। 5 एप्पल, 5 बनाना और क्या है 4 मैंगो है, यही है ना? तो हो गया ना, क्या ख़त्म है सर? 4 एप्पल में से कम 5 एप्पल में से कम एक एप्पल, तो या तो 1 एप्पल या तो 2 एप्पल या तो 3 एप्पल या तो 4 एप्पल या तो 5 एप्पल। तो सर 5 तरीके से सिलेक्शन होगा। 0 एप्पल लेना नहीं है क्योंकि एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड लिखा हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं?
नहीं कुछ समझ में आ रहा है? बढ़िया, तोते उड़ रहे हैं आज सबके सब। तोते तोते उड़ाओ भैया, तोते, है कि नहीं? 5 × 5 × 4 यही आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। कहानी ख़त्म, ठीक है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ये कोई दिक्कत नहीं, रट लीजिएगा, फॉर्मूला वॉर्मूला भी रट लेंगे तो आप लोग का काम हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आए तो। बाकी कूल होके दिमाग को ठंडा करके, मतलब वो जो नवरत्न तेल आता है, ठंडा ठंडा कूल कूल ठंडा करके आराम से पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। थोड़ा सा वक्त लगता है ना, प्रोसेसर वगैरह थोड़ा सा i5 कौन सा है, i7 वगैरह यूज करिए, फटाफट काम होगा। अब जैसे अगर इसका एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन समझते हैं, टोटल फैक्टर्स वगैरह निकालना हो। जैसे अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर कैलकुलेट करना हो, फैक्टर समझते हैं या डिविजर्स, व्हाट इज कॉल्ड द डिविजर्स और फैक्टर्स, ये सब समझते हैं कि नहीं सभी लोग? अरे 12 है, 12 के टोटल डिविजर क्या क्या होंगे या फैक्टर? सर 1 होता है, 2 होता है, क्या क्या होता है सर? 3 भी होता है, और इसके 4 भी फैक्टर होते हैं। सर 5 नहीं होगा, 6 होता है। सर 12 भी खुद इसके फैक्टर होते हैं। कितना फैक्टर है? हाउ मेनी फैक्टर्स फॉर द 12 आर देयर? सर कितने फैक्टर्स हैं बताइए? हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? ये 6 लोग कौन आज दिखाई दे रहा है इसमें? एक सेकेंड, आज देखिए इधर, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? सर 1 2 3 4 5 6। तो सर ये 6 फैक्टर आया कहाँ से, कैसे आ गया? आपके दिमाग में थोड़ा सा ये चल रहा है कॉमन सेंस कि सर ये छोटा नंबर था 12 तो 6 फैक्टर आया, हमने इसे लिख लिया। अब बहुत बड़ा नंबर दे दे भयंकर सा, उसके फैक्टर काउंट करने के लिए पूछ ले, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए तरीका क्या होगा, तरीका समझते हैं। सर तो उसके लिए मेथड ये होता है ना सर, 12 को लिख सकते हैं सर 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन करने आता है सभी को? कभी जीवन में किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन नाम का चीज़? ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, सच्ची सच्ची बात है। और ये जो 2 की पावर 2 है, अब हम इसको ना ऐसा कर लेते हैं, देखिएगा एक एक्सपांसन में लिख रहा हूँ एक सीरीज। सर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 मैक्सिमम पावर 2 है, 2 की पावर 2 तक चला रहे हैं। 3 की पावर 0 से स्टार्ट किए 3 की पावर 1 तक। अब सब इसमें कितना टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस ब्रैकेट्स? इसमें कितने टर्म है देवता लोग, बताइए, आप ही लोग बताइए। अगर इसका जवाब दे दिए तो मान जाएंगे कि हाँ आज मतलब सब इंटेलिजेंट हो गए। सर इसमें 3 है और इसमें सर 2 है, तो इसका मतलब इसमें जब टोटल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टर्म खुलेंगे, कितने इंडिविजुअल टर्म्स दिखाई देंगे? 6 इंडिविजुअल टर्म दिखाई देगा। वो 6 इंडिविजुअल टर्म क्या आएगा वो पता है आप लोग को? सर ये आएगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, फिर 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, फिर नेक्स्ट 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, फिर 2 का स्क्वायर 3 की पावर 0 और फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। ध्यान दीजिए, अब ये जो एक्सपांसन इतना मेहनत करके किया गया है सर, ये कितना है सर? ये 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, ये 1 है। ये क्या है सर? ये 3 है। ये क्या है सर? ये 2 है। ये क्या है? ये 6 है। ये कितना है? 4 है। ये क्या है? 12। सर ये तो मज़ा आ गया। क्या है ये? अरे सर ये तो वही सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा सर, इसका मतलब कॉम्बिनेशन चल रहा है यहाँ पे, टोटल कॉम्बिनेशन भी देखिए। अब आप लोग को फील आया कि नहीं आया? ये फील आया बाकी लोग को? नहीं आया? नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। अरे हो गया ना, यहाँ पे 2 पावर 2 था तो पावर 2 का टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं सर? या तो 2 की पावर 0 का मतलब सर 1 भी 2 नहीं है, 2 की पावर 1 का मतलब 1 ही 2 है सर, 2 की पावर 2 का मतलब सर 2 का मात्रा 2 है, 3 की पावर 0 का मतलब सर ऐसे एक मतलब मैक्सिमम पावर 1 है, तो उससे कम तो कोई भी दे सकता है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से सर सारा कॉम्बिनेशन अगर ले लेते हैं तो इसका मतलब सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। तो और ये जो है, ये जो प्रोडक्ट निकाल के दे रहा है, वो प्रोडक्ट क्या निकाल के दे रहा है सर? ये तो प्रोडक्ट सम ऑफ फैक्टर्स भी दे रहा है, ये सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स भी निकाल के दे रहा है। समझ में आ रहा है?
सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा बच्चे लोग। फॉर्मूला अगर n इक्वल टू, जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर कोई नंबर है p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, दिस इज p3 की पावर अल्फा 3 एंड दिस इज pn की पावर अल्फा n। प्राइम फैक्टराइजेशन है, सबके पावर में ऐसे है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए कितने हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आत्मा लोग बताइए। सर बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया सर, ये तो हम कभी ना जीवन में बता पाए। अरे जैसे यहाँ पे पावर कितना था, पावर 2 था, तो सर 2 + 1 ये 3 है। सर पावर 1 था तो ये सर 2 है। नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो सर क्या हो जाएगा, अल्फा 1 + 1 इंटू अल्फा 2 + 1 इंटू अल्फा 3 + 1, ऐसे ही मल्टीप्लाई चलता जाएगा, अल्फा n + 1, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। अच्छा फैक्टर में भी कभी जीवन में देखें प्रॉपर फैक्टर और इम्प्रॉपर फैक्टर हुआ करते थे। प्रॉपर फैक्टर्स क्या होते हैं सर, ये नहीं पता अपने को प्रॉपर फैक्टर क्या होता। इम्प्रॉपर फैक्टर पता है? अरे इम्प्रॉपर फैक्टर जो अच्छा वाला फैक्टर ना हो, मतलब किसी भी नंबर के लिए 2 फैक्टर ऑटोमेटिक होता है। नंबर 1 एंड इटसेल्फ, नंबर 1 एंड इटसेल्फ आर द 2 ऑटोमेटिक फैक्टर फॉर ऑल द इंटीजर्स। कोई भी प्राइम नंबर भी होगा तो 1 एंड इटसेल्फ उसके 2 फैक्टर तो होंगे ही, बाकी उस दोनों को छोड़ के जितने भी फैक्टर होते हैं दैट आर कॉल्ड द प्रॉपर फैक्टर्स। तो समझ में आया? तो सर टोटल फैक्टर तो हमें पता है, और 2 फैक्टर जब घटा देंगे अल्फा 2 + 1 और ऐसे ही करके अल्फा n + 1 -2 किसके लिए सर, फॉर 1 एंड एक नंबर n इटसेल्फ के लिए, है कि नहीं? तो यही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर। इम्प्रॉपर फैक्टर हमेशा 2 होते हैं, नंबर 1 एंड इटसेल्फ। ये कुछ हजम हुआ? अब क्वेश्चन इसमें ढेरों बनते हैं, अनेकों प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बात अगर करें तो नंबर n इक्वल टू एक नंबर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे 2 की पावर 4 है, 5 का क्यूब है, 7 का स्क्वायर है और 3 की पावर में 5 है, ऐसे ही है। इतना भयंकर सा नंबर लिखा हुआ है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिए हैं जल्दीबाजी करने के लिए, कि जल्दी जल्दी आपके लिए टाइम बचे और कॉन्सेप्ट हम समझ लें। तो इस नंबर के लिए अगर क्वेश्चन से पूछ लिया जाए कि इसके लिए सर फैक्टर टोटल फैक्टर्स क्या होगा, फर्स्ट पार्ट इज दैट, बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सभी लोग आंसर दीजिए फटाक फटाक। सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बताइए आंसर बताइए। 4 + 1 फिर 3 + 1 क्या 2 + 1 और फिर क्या 5 + 1। सच्ची सच्ची बात है कि नहीं? नहीं सर खट्टा लग रहा है हमें। सर टोटल प्रॉपर फैक्टर्स कितने होंगे सर? टोटल प्रॉपर फैक्टर्स सर ये तो ना बता पाए हम अगले जन्म में भी, इस जन्म की बात तो छोड़ दो आप। तो सर टोटल प्रॉपर फैक्टर तो सर 2 घटा देंगे ना उसमें से, दिस इज 2 + 1 और दिस इज 5 + 1 -2 हो गया। अब ये तो बच्चा वाला काम था, ये तो कोई पूछेगा नहीं। अच्छा ये पूछ ले कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स अभी अभी बताया निकालने के लिए तरीका। अरे वही जो सीरीज लिख रहे थे अभी ब्रैकेट बना बना के, 2 का पावर यहाँ पे कितना है 4 है, तो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे बताइए सर? 2 की पावर 0 से कार्यक्रम स्टार्ट होगा, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और ये सर 2 की पावर 4 तक चलेगा। फिर नेक्स्ट कितना है इसमें, क्या है 5 का क्यूब है, तो सर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 3 तक चलेगा। फिर नेक्स्ट क्या है 7 का स्क्वायर है, तो इसका 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। फिर नेक्स्ट क्या है सर 3 की पावर 5 है, तो लो सर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 इंटू में सर 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और सर 3 की पावर 5। ये लो एकदम मस्त आ गया। अब सर ये जो अभी अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो दिख रहा है ना, इसमें सारे फैक्टर दिखाई देंगे। इसमें टोटल टर्म कितने हैं सर 5 है, इसमें टोटल टर्म कितने हैं सर 4 है, इसमें टोटल टर्म सर 3 है, इसमें टोटल टर्म सर 6 है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इतना बड़ा सा भयंकर सा एक्सप्रेशन आएगा, वो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकाल के देगा। तो ये क्या है, इसको जोड़ेंगे कैसे? जीपी सीरीज है ये सर। हमें क्या पता जीपी सीरीज है, आपने कभी जीपी पढ़ाया है क्या?
जीपी हमें पता ही नहीं सर, 2 की पावर 0 से स्टार्ट और 2 की पावर 4 तक जा रहा है। अरे भाई नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, देख लो ये 5 टर्म है इसमें सर। जीपी सम निकालने के लिए फॉर्मूला ए आर की पावर n -1 अपॉन में r -1 होता है। फर्स्ट टर्म सब में 1 1 ही है, तो पहला का सम हो जाएगा 1 इंटू सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, 4 नहीं है 5 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। 2 की पावर 5 -1 अपॉन में दिस इज 2 -1, फिर नेक्स्ट दिस इज 1, कॉमन रेशियो कितना है 5 है, 5 की पावर 4 है -1, दिस इज 5 -1, फिर नेक्स्ट में क्या है सर 1, 7 की पावर 3 -1 अपॉन में दिस इज 7 -1, फिर नेक्स्ट में 1 इंटू 3 की पावर 6 -1 अपॉन में दिस इज 3 -1, दिस विल बी द आंसर। इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ इवन डिविजर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन डिविजर्स क्या होंगे, मतलब ऐसे फैक्टर जो इवन होंगे, क्या होगा आंसर। इवन समझ रहे हैं ना, जैसे 12, यहाँ देखिए जैसे 12 के लिए सारे फैक्टर लिखे तो सारे इवन तो थे नहीं सर, 2 4 6 12 इवन है, बाकी 1 3 ऑड है। तो इस प्रकार से इसमें इवन डिविजर भी होंगे, कुछ ऑड डिविजर भी होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को चलो मैं कॉपी करके आगे भी लिख देता हूँ, इसमें कोई समस्या और परेशानी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हमें लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबके तोते उड़ रहे हैं। 2 की पावर सर 4 है, और क्या है 5 की पावर 3 है नंबर, और सर 7 का स्क्वायर है, 3 की पावर 5 है। ज़्यादा इनपुट चला जा रहा है? अगर इतना इनपुट नहीं लेंगे तो दिक्कत भी हो जाएगा, या तो हम छोड़ दे, बताइए ना, एक उपाय ये भी है। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ इवन डिविजर्स के लिए क्या करना होगा, कॉमन सेंस लगाइए और सभी लोग आंसर दीजिए कि वो टोटल नंबर ऑफ इवन डिविजर्स निकल के आएगा। मतलब जब हम 2 का पावर 4 है, मतलब 2 की पावर 0 से देखना चालू करते हैं सर, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, और सर 2 की पावर 4 तक चलता है। अगर इसको हटा देंगे तो बाकी अगर रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो ऑटोमेटिक 2 मल्टीप्लाई होगा सब में। तो एटलीस्ट कम से कम 1 2 का सिलेक्शन हमारे कम से कम मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कम से कम, सबको आता है ना हिंदी की नहीं आता, 1 2 का सिलेक्शन होना चाहिए। एटलीस्ट 1 2 शुड बी देयर, होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, बहुत दिन हो गए हिंदी लिखे हुए हमारे, कुछ गड़बड़ सरबड़ भी हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब 4 2 था, तो 4 2 था, मम्मी ने कहा भाई फ्रूट खरीद के लाओ, कम से कम ऐसा होना चाहिए 2 नाम का फ्रूट होना चाहिए, 1 फ्रूट होना चाहिए। तो 4 या तो 1 फ्रूट, या तो 2, या तो 3, या तो 4। तो टोटल इसके सिलेक्शन करने के कितने तरीके हैं सर, 4 हो जाएंगे। बाकी जैसे मन कर रहा है वैसे कर लो सर। बाकी 3 + 1 सर 2 + 1, और फिर दिस इज 5 + 1, दिस विल बी द आंसर। समझ में आया। अगर ऐसा पूछ लेता कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स which is divisible by 10, टोटल फैक्टर्स, ये पांचों होगा, टोटल फैक्टर्स डिविजिबल बाय 10, तो 10 के लिए क्या होना चाहिए बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, क्या आ रहा है दिमाग में। 10 टोटल फैक्टर्स डिविजिबल बाय 10 के लिए क्या होना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं भाई। हाँ, तो 10 बनता कैसे है सर, 10 बनता है सर, 10 का निर्माण होता है सर 2 और 5 से। तो कम से कम 1 2 और 1 5 तो होना चाहिए ना सिलेक्शन में। तो कम से कम 1 2 और 1 5 अगर सिलेक्शन में रहेगा तो सर कम से कम 1 2 का सिलेक्शन सर 4, कम से कम 1 5 का सिलेक्शन 3, और बाकी जैसे मन कर रहा हो ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। 3 + 1, दिस विल बी द आंसर। अरे ऐसे करके अनेकों क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। बाकी कॉमन सेंस अगर चीज़ें समझ में आ रही हो इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी एक लास्ट टॉपिक और बता दे रहा हूँ, ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है, डी अरेंजमेंट। वैसे तो बहुत कुछ है यार इसमें, अभी हम इसको 10 दिन और पढ़ा सकते हैं, इतना कुछ है पढ़ाने के लिए, लेकिन आपके काम का नहीं होगा वो।
डी अरेंजमेंट बस नाम सुन लीजिए क्या है, हो सकता है पूछे ना भी पूछे, एक्सट्रीम सिचुएशन में पूछ सकता है। डी व्हाट इज कॉल्ड द डी अरेंजमेंट, इसका फॉर्मूला बताऊंगा डायरेक्ट, ज़्यादा इसमें टाइम पास नहीं करूंगा। डी अरेंजमेंट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए लेटर है, एक लेटर और एक इन्वेलप है, उसी का घर है मान लो, तो इसमें तो डी अरेंजमेंट मतलब उसी में जाएगा। मान लेते हैं 2 लेटर है सर, लेटर 1 और लेटर 2 है, तो सर 2 इन्वेलप है, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखा हुआ है, लेटर 1 का ये है, लेटर 2 का ये है। अब टोटल रैंडम तरीके से अरेंजमेंट करेंगे तो कितने तरीके से होगा, रैंडम अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, तो एक तो तरीका ये होगा कि सर ये इसमें जाए और ये इसमें जाए, या इसमें दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सर ये लेटर 1 है, लेटर 2 है, अच्छा इसका सर ये इन्वेलप था और इसका ये इन्वेलप था, ये 1 का ये 2 का, ये इसमें चला जाए और ये इसमें चला जाए, तो इसी को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द डी अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं डी अरेंजमेंट। मतलब अपने घर में ना जाके किसी और के घर में वो चला गया, है कि नहीं, और दिस इज कॉल्ड द डी अरेंजमेंट। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि सर अगर 2 लेटर 2 इन्वेलप होगा तो हाउ मेनी डी अरेंजमेंट विल बी देयर, मतलब 2 लेटर 2 इन्वेलप के लिए, 2 इन्वेलप्स के लिए सर डी अरेंजमेंट का वैल्यू यहाँ पे 2 आया, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से सर अगर 3 लेटर और 3 इन्वेलप होता तो सर डी अरेंजमेंट का वैल्यू क्या आएगा, तो मैं करके बता देता हूँ। जैसे L1 L2 L3 और ये है इसका इन्वेलप, ये है 1 का, ये है 2 का घर, ये तीसरे का घर, सर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब कॉमन सेंस से सोचिए कि सर अगर टोटल अरेंजमेंट पहले कितना होगा, टोटल अरेंजमेंट सर 3 रैंडम करेंगे तो 3 लेटर 3 बक्से हैं सर, एक एक सब में जाने हैं तो 3 फैक्टोरियल से होगा, लेकिन उसमें डी अरेंजमेंट वाले कितने होंगे दैट आई हैव टू कैलकुलेट, मतलब कोई भी अपने घर में ना जाए। तो सर L1 मान लेते हैं सर 2 के घर में चला गया, और L2 क्या L3 के घर में जा सकता है, L2 L3 के घर में हाँ बिल्कुल जा सकता है, और L3 L1 के घर में चला जाए, ये एक पॉसिबिलिटी बनता है। नाउ दूसरा पॉसिबिलिटी L1 L2 L3 एंड दीज आर द लेटर्स, ये लेटर्स हैं समझिए, है कि नहीं, दिस इज 1 लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2 एंड लेटर नंबर 3। अब इसमें L1 2 में पहले ऊपर जा चुका है, L1 को भेज देते 3 के घर में। अब L2 कहाँ कहाँ जा सकता है, L2 जा सकता है सर, L2 अपने में तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा और ये इसमें चला गया, तो 2 तरीके से इसमें डी अरेंजमेंट होते हैं मात्र। अच्छा नहीं, इसमें डी अरेंजमेंट एक ही था ना, 2 लेटर 2 इन्वेलप में एक ही तरीके से डी अरेंजमेंट हो रहा था, तो नीचे 3 लेटर 3 इन्वेलप में 2 तरीके से, ऐसे ही सबके लिए होता है। मतलब 4 लेटर 4 इन्वेलप के लिए डी अरेंजमेंट सर ऐसे काउंट करोगे तो 9 आएगा। 5 लेटर ऐसे सबके लिए आता है, 5 लेटर 5 इन्वेलप के लिए डी अरेंजमेंट, अभी मैं फॉर्मूला बता दूंगा, इसके लिए डी अरेंजमेंट 44 आते हैं, 44, दिस इज डी अरेंजमेंट। 6 लेटर 6 इन्वेलप के लिए डी अरेंजमेंट 265 आता है। आप लोग टेंशन में आ गए होंगे कि आज ये पगला गया है। चलिए अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो डी अरेंजमेंट का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर इसको याद रख लेना है, फॉर्मूला फॉर डी अरेंजमेंट, फॉर्मूला फॉर डी अरेंजमेंट, फॉर्मूला फॉर द डी अरेंजमेंट मतलब n लेटर्स एंड इन्वेलप। दिस इज द मॉडल टू अंडरस्टैंड, आप अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि लेटर और इन्वेलप करके ही क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे आपको सेंस समझना पड़ेगा कि दिस इज रिलेटेड टू द डी अरेंजमेंट, है कि नहीं, इन्वेलप्स। तो इसके लिए डी अरेंजमेंट का जो डी का फॉर्मूला होता है, दिस इज डी एन इज इक्वल टू दिस इज फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर -1/5 फैक्टोरियल, और इसी प्रकार से ये चलेगा -1 की पावर n -1/n फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता है। देखिए ना, इवन में प्लस आ रहा होगा और ऑड वाले में माइनस आ रहा होगा, तो -1 की पावर n -1 दैट मैनेज विल दैट कंडीशन। तो सर ये अब इस फॉर्मूले के अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करके बता देता हूँ। जैसे n का वैल्यू 2 अगर लेते हैं, n का वैल्यू 2 पे सर 2 लेटर 2 इन्वेलप का डी अरेंजमेंट मतलब D2,
तो 2 फैक्टोरियल सर चलेगा और ये 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 पे स्टॉप हो जाएगा। तो सर ये दोनों तो कट ही गए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो सिमेट्री बनाने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल कट गया तो ये 1 आ गया। नाउ D3 अगर निकालेंगे तो सर 3 फैक्टोरियल और ये 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल और प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये सर इससे कट गया। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ व्हाट, दैट इज़ 3 माइनस 1 वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है। D4 अगर निकालेंगे तो बताया था पहले 9 आता है। तो ये 4 फैक्टोरियल देखिए निकाल के 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 1/4 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये इससे कट जाएगा। और कैलकुलेशन करिए सभी लोग। 24 डिवाइडेड बाई 2 सर ये 12 आएगा। 24 डिवाइडेड बाई 6 सर ये 4 आएगा प्लस ऑफ 1, 8 प्लस ऑफ 1 9 आएगा। आ रहा है कि नहीं आंसर्स? सर D5 अगर निकालेंगे मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर्स एंड 5 एनवेलप्स, मतलब कोई भी अपने अपने घर में ना जाए तो 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 1/5 फैक्टोरियल। इसके लिए मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, बाकी के लिए नहीं करूँगा, बाकी के लिए आप लोग खुद करेंगे। सर 5 फैक्टोरियल 120 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2, मतलब ये 60 आएगा माइनस 120/6 ये सर 20 आ जाएगा। फिर 120/24 सर ये 5 आएगा, फिर माइनस 1 आएगा। सही है। तो सर ये कितना आ गया सर 40 प्लस 5 45 माइनस 1 44 आ गया। आप लोग D6 निकालिएगा खुद से 265 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ 6 लेटर और 6 एनवेलप, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 6 लोग हैं और 6 लोग का अपना अपना घर है, एक एक घर है। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कुल कितने तरीके ऐसे होंगे कि कोई भी अपने अपने घर में ना जाए, सब एक दूसरे के घर में चला जाए, अपने अपने घर में कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए आंसर निकाल के देखिएगा, इसी फॉर्मूले से आएगा। तो ये सेंस है इस क्वेश्चन का, सेंस ये दिस इज कॉल्ड द डी अरेंजमेंट। ठीक है ना भैया? अरे जगह कि सब सो गए? हाँ ये फॉर्मूला अरे ये जल्दी में लिख दिया होगा। ये 5 का सीक्वेंस चल रहा था ना, मतलब सेम के लिए है। ये जो है ये 4 लेटर 4 एनवेलप, 5 लेटर 5 एनवेलप। ये तो 4 है, सेम है ना, ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए डी अरेंजमेंट बता रहा था। तो डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला एक्चुअली ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन से आता है। अगर इसका प्रूफ वगैरह देखना हो तो मैं बता दे रहा हूँ, सेट थ्योरी से करके देखिएगा। मतलब इतना बताऊँगा सबके तोते उड़ जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन से करके देखना। व्हाट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। सेट थ्योरी पढ़े हैं सभी लोग? डी मॉर्गन्स लॉ जानते हैं सेट थ्योरी में क्या होता है? सेट थ्योरी में डी मॉर्गन्स लॉ एक नाम होता है, जानते हो? डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ सर एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है? एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पता नहीं सर, अरे होता है ये। और इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है? एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी होता है कि नहीं? तो ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन से आता है डी अरेंजमेंट डी एन का फॉर्मूला। ठीक है, खैर उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है मतलब अत है। सारा कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया है ये अति है।